गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हिंदी शिक्षण की क्लास में आपका टॉपिक है, कल कहानी शिक्षण खत्म हो चुका था, आज का आपका टॉपिक है नाटक शिक्षण। नाटक शिक्षण के विषय में आज अध्ययन करेंगे। तो आधुनिक युग में आज की बात करें, आधुनिक युग की बात करें तो आधुनिक युग में जो है मनोरंजन के बहुत से साधन हैं। टीवी है, आपका मोबाइल है, टीवी पे दिखाने जाने वाले अनेक धारावाहिक सीरियल जो हैं, नाटक है, एकांकी हैं जो दिखाए जाते हैं। मोबाइल के द्वारा हम लोग अपना मनोरंजन कर लेते हैं। दूसरा कुछ नहीं है तो सिनेमा घर में जाते हैं, वहाँ पे पिक्चर देखे आते हैं, फिल्म देखे आते हैं। तो बहुत इसके भी अलावा बहुत सारे जो है तरीके हैं अपना मनोरंजन करने के। लेकिन प्राचीन काल में ऐसा नहीं था। प्राचीन काल में जो लोग थे अपने मन बहलाने के लिए क्या करते थे, जो व्यक्ति होते थे वो अपने गुरुओं का, महापुरुषों का, पूर्वजों का जो क्रियाएं होती थी उनका प्रदर्शन करते थे, अनुकरण, ठीक है, जैसे नकल उतारना इस टाइप का, और उसके जरिए उनकी क्रियाओं का प्रदर्शन करके अपने मन को बहलाते थे, दर्शकों का मन बहलाते थे। तो यही मन बहलाने का जो जरिया था, युगांतर बाद धीरे धीरे कालांतर में जाकर जो है साहित्य की एक विधा के रूप में परिवर्तित हो गया, जिसे आज हम नाटक के रूप में जानते हैं। और यही हमारा आज का टॉपिक है, नाटक शिक्षण। नाटक शिक्षण पढ़ेंगे तो इसके मेन पॉइंट्स देख लेते हैं कि नाटक शिक्षण के मेन बिंदु कौन कौन से हैं, उसकी परिभाषा या विभिन्न साहित्यकारों ने, जो ऋषि मुनि हुए हैं, उन्होंने क्या कहा है नाटक के विषय में। तो सबसे पहले है नाट्य शास्त्री भरत मुनि, नाम सर्वविदित है इनका। उन्होंने कहा है अवस्था अनुकृति ही नाटकम, अवस्था अनुकृति ही नाटकम। इसका अर्थ है किसी भी अवस्था में किया गया अनुकरण नाटक है, ठीक है। अगर किसी भी अवस्था में किसी भी प्रकार से हम किसी का अनुकरण करते हैं तो उसे नाटक की संज्ञा इन्होंने दी है। फिर है संस्कृत में नाटक को, जैसे कल हमने कहानी में भी बताया था आपको, कहानी में भी जो है संस्कृत में कहानी को आख्यायिका, कथानिका वगैरह कहा गया था। इसी तरीके से नाटक को भी संस्कृत में शब्दों से संबोधित किया गया है। तो वो कौन कौन से शब्द हैं जो नाटक के लिए संस्कृत में प्रयुक्त किए गए हैं? तो 3 शब्द हैं वो, नाट्य, रूप्य और रूपक। ये 3 शब्द हैं, नाट्य, रूप्य और रूपक। इन 3 शब्दों से संस्कृत में नाटक को संबोधित किया गया है। आगे देखते हैं कि नाटक जो है वो नट धातु से बना है। नाटक नट धातु से बना है, जिसका क्या अर्थ होता है? साथ साथ अभिनय करना। नट धातु से बना है नाटक, जिसका अर्थ है साथ साथ अभिनय करना, ठीक है। फिर आपका नाटक में अभिनय की प्रधानता होती है, ठीक है। नट और नटनी नाम से संबोधित किया गया है अभिनेता और अभिनेत्री को। नट और नटनी जो होते थे वो अभिनय करते थे। नाटक में क्या होता है? अभिनय की प्रधानता होती है, अभिनय किया जाता है। और नट नटनी, जिसे हम अभिनेता और अभिनेत्री के रूप में भी संबोधित कर सकते हैं, वो इसमें अभिनय करते हैं। तो अभिनय, वो जो नट और नटनी होते हैं वो 4 क्रियाओं के द्वारा अभिनय करते हैं। नट के 4 प्रकार से अभिनय किया जाता है। नट और नटनी 4 प्रकार से अभिनय करते हैं। तो वो कौन कौन से प्रकार हैं? वाचिक, ठीक है, बोलकर है। फिर आंगिक, नृत्य नाटिका भावभंगिमा मुद्राओं के द्वारा। सात्विक, मतलब पवित्रता के साथ ऋषि मुनियों की एक्टिंग करना है किसी तरीके से। और चौथा है आहार है। इन 4 प्रकारों से नट नटनी जो हुआ करते थे वो अभिनय करते थे। वाचिक, आंगिक, सात्विक और आहार, ठीक है। आगे देखते हैं अभिनव नाट्य शास्त्र में इसकी परिभाषा भी कह सकते हैं, इससे जो हम बताने जा रहे हैं, और उसका अर्थ भी कह सकते हैं। तो अभिनव भारत द्वारा लिखा गया अभिनव नाट्य शास्त्र है। उसमें क्या लिखा है उन्होंने कि नाटक वह प्रयोग है
जिसमें किसी प्रसिद्ध ऐतिहासिक अथवा कल्पित कथा के आधार पर नाटककार द्वारा रचित रूप के अनुसार नट, कौन, अभिनेता, रंगमंच पर अभिनय और संगीत की सहायता से दर्शकों के हृदय में मनोविनोद, उपदेश और मानसिक शक्ति प्रदान करता है। ठीक है, एक बार और दोबारा से देखें इसे। ठीक है, नाटक वह प्रयोग है जिसमें किसी प्रसिद्ध ऐतिहासिक अथवा कल्पित कथा के आधार पर नाटककार द्वारा रचित रूप के अनुसार, नाटककार कौन है, नाटक का लेखक जो लिख रहा है नाटक को, उसके द्वारा रचित रूप के अनुसार नट, अभिनेता जो है, रंगमंच पर अभिनय और संगीत की सहायता से दर्शकों के हृदय में मनोविनोद, उपदेश और मानसिक शक्ति पैदा करता है, उत्पन्न करता है। तो ये आपकी परिभाषा और अर्थ हो गया। अब देखते हैं भरत मुनि जो नाट्य शास्त्र के रचयिता कहलाते हैं, उन्होंने क्या कहा है, नाटक को किस किस के लिए जरूरी बताया है कि कौन कौन नाटक देख सकता है या नाटक देखकर अपना मनोविनोद कर सकता है। तो उसमें वो कहते हैं कि नाटक दुखांतो, मतलब जो दुखी लोग हैं, ठीक है, मतलब दुख का अंत करने वाला है उनके, ठीक है, जो दुखी हैं उनका दुख का अंत करेगा। तो श्रमजीवियों, जो परिश्रमी लोग हैं उनके लिए, शोकातुरों, जो अपने प्रियजनों के शोक में डूबे हुए हैं, तपस्वियों, ऋषि मुनियों जो होता है उनके लिए, और इन सब के लिए, इन लोगों के लिए नाटक को उपयोगी बताया है। क्योंकि नाटक क्या है, दुखों को दूर करेगा। श्रमजीवी थके हारे होंगे तो उससे जो है ना, उनके जो थकी हुई शरीर होगा उसकी थकान को दूर करेंगे। और शोकातुर है अपने प्रियजनों के गम में, तो उसको दूर करेंगे वो। और जो है तपस्वी ऋषि मुनि जो हैं उनको भी ये अच्छा लगेगा नाटक। तो इन लोगों के लिए उपयोगी बताया है भरत मुनि ने। अब देखो, अब हम सबसे पहले नाटक शिक्षण का महत्व क्या होता है इसके विषय में जानेंगे। ये अच्छी तरीके से पॉइंट्स आपने समझ लिए होंगे, आप अपनी बुक्स में से देखेंगे तो और अच्छे से आपको लर्न होंगे। अब हम इसके महत्व को देखते हैं कि नाटक के महत्व क्या है। तो सबसे पहले है नाटक शिक्षण का महत्व। नाटक शिक्षण का महत्व, अर्थ क्लियर कर दिया, परिभाषा क्लियर कर दी, उसके जो पॉइंट्स मेन थे वो भी हो गए क्लियर आप पे। अब इसका महत्व देख लेते हैं कि महत्व क्या है, पॉइंट्स में, बिंदुओं में देखेंगे। तो सबसे पहले है नाटक के द्वारा अपनी बात समझाना। देखिए, नाटक का सबसे पहला महत्व है कि नाटक के द्वारा, नाटक के माध्यम से अपनी जो बात है वो दूसरों के समक्ष रखना। अब कोई भी बात है, हमारी अपनी कोई बात होती है तो जो है ना, किसी की इतनी सरलता से समझ में नहीं आती है कि वो झट से समझ जाए। लेकिन दर्शकों और श्रोताओं के सामने जब हम एक अभिनय के द्वारा, नाटक के द्वारा उस बात को रखते हैं, किसी कहानी को, एकांकी को या नाटक को रखते हैं उसके सामने, तो वो उन्हें अविस्मरणीय हो जाता है, याद रहे। तो अपनी बात को किसी के समक्ष नाटक के द्वारा अगर पेश किया जाए तो वो उसको सरलता से समझ में आ जाता है। फिर दूसरा है दृश्य श्रव्य सामग्री द्वारा समझना, समझाना। ठीक है, दूसरा पॉइंट इसका महत्व यह है, दृश्य श्रव्य सामग्री द्वारा समझाना, मतलब नाटक में हर बिंदु जो है दृश्य
मतलब देख जो दो इंद्रियां हमारी सक्रिय होती है, एक तो देख रहे होते हैं और एक सुन रहे होते हैं। तो हर चीज को देखकर और सुनकर जितनी अच्छी तरीके से हमें वो चीज याद हो जाती है, उसके बारे में जान लेते हैं, ऐसे बिना देखे या सुनकर केवल कहानी के माध्यम से नहीं जानी जा सकती है। ठीक है, तो इसमें हमारी आंखें देख भी रही हैं, सुन भी रही हैं नाटक को, तो जो है वो अच्छी तरीके से वो चीजें हमें याद हो जाएंगी। तो छात्रों के लिए नाटक जो है श्रव्यदर्शी सामग्री द्वारा उन्हें समझाया जाता है, इसलिए वो उनको अच्छी तरीके से याद हो जाता है। फिर आगे है स्मरण शक्ति का दृढ़ करना। स्मरण शक्ति का दृढ़ होना। देखिए, इसको इस तरीके से डिटेल कर सकते हैं कि जब हम कक्षा में बच्चों को कक्षा के बच्चों को नाटक में भाग दिलवा रहे हैं, नाटक में भाग ले रहे हैं, तो उसमें नाटक में भाग लेके उन्हें बड़े बड़े संवादों को याद करना पड़ेगा। पात्र बनेंगे, कोई ना कोई पात्र का किरदार का रोल निभाएंगे वो, तो उनको संवाद भी याद करने पड़ेंगे। जब लंबे लंबे संवाद याद करेंगे तो उनकी याद करने की स्मरण शक्ति जो होगी वो बढ़ेगी, दृढ़ होगी, मतलब अच्छी हो जाएगी याद करने की क्षमता जो है उनकी, क्योंकि लंबे लंबे संवाद होते हैं, उन्हें उसमें नाटक करते समय याद करना पड़ता है। तो इससे स्मरण शक्ति भी दृढ़ होती है छात्रों की। फिर है शिष्टाचार का विकास। कैसे होता है शिष्टाचार का विकास? देखिए, जो हम शिष्टाचार का विकास ऐसे, जो भी पात्र या किरदारों का हमको निभा रहे हैं बच्चे नाटक करते समय, तो वो बहुत ही शिष्टाचार पूर्ण रूप से एक दूसरे से वार्तालाप करते हैं। ठीक है, और मान सम्मान इन सब का नाटक करते समय ध्यान रखा जाता है कि किरदार मतलब किरदारों के रूप में जो रोल निभाते हैं ना वो, तो उस समय बहुत मतलब रोल इस तरीके का होता है, अवगत करना है, शिष्टाचार से बोलना है, वार्तालाप भी अच्छा होना चाहिए। तो इस तरीके से नाटक शिक्षण करते समय, नाटक करते समय, भूमिका निभाते समय बच्चे जो है उनमें शिष्टाचार की भावना का भी विकास होता है। अब है स्वस्थ मनोरंजन। का विकास। देखिए, रंगमंच पर जब किसी नाटक को अदा किया जा रहा है, निभाया जा रहा है, तो क्या है उसमें जो देखने वाला है, सुनने वाला है, जो दर्शक आते हैं, श्रोता आते हैं, सुनते हैं, देखते हैं, तो उनका स्वस्थ मनोरंजन होता है। और जब बच्चे भूमिका निभाते हैं, अपने इंटरेस्ट और रुचि के अनुसार भूमिका निभा रहे हैं, तो उनका भी मनोरंजन हो रहा है। पोशाक पहनकर, डायलॉग बोलकर, संवाद याद करके जब वो एक के बाद एक आते हैं और भूमिका निभाते हैं, तो उनका भी मनोरंजन होता है। और जो देखने सुनने वाले दर्शक हैं उनको भी स्वस्थ मनोरंजन इससे नाटक से मिलता है। आगे है, अगला है बालक करके सीखता है। होता है नाटक में कुछ इस प्रकार का करके सीखना, क्योंकि नाटक तो बच्चे स्वयं कर रहे हैं ना, एक निर्देशक के रूप में शिक्षक है, वो उनको सब कुछ भूमिकाएं वगैरह समझा रहा है, उनके किरदार समझा रहा है, लेकिन बच्चे कर तो खुद रहे हैं ना, तो हर चीज वो करके सीख रहे हैं इसमें। और जो है सीखना जो है, सीखना ही क्रियाशीलता, जो क्रियाशीलता होती है ना सीखने में, वही सबसे अच्छा सिद्धांत कहलाता है शिक्षा का, कि क्रियाशीलता के द्वारा सीखा जाए। तो नाटक के द्वारा बच्चे स्वयं करते हैं और फिर उस चीज को सीखते हैं, तो ये सबसे अच्छा सिद्धांत भी होता है बच्चों के लिए, इसलिए भी इसका महत्व है। आगे जो है
इसमें ये भी आता है करके सीखना में, क्योंकि आपका देखो रंगमंच की सजावट है, पर्दे लगाना है, साज सज्जा करना है, पोशाकें वगैरह लाना है, उनका अरेंजमेंट करना है, तो सब शिक्षक जो है वो छात्रों के द्वारा करवाता है, जिससे कि सारे काम जब वो अपने आप करेंगे तो उनको मतलब हर चीज स्वयं करके सीखेंगे वो, कि किस तरीके से रंगमंच का सजावट होती है, सज्जा होती है। अब आपका अगला पॉइंट है सातवां पॉइंट है पाठ्य विषयों का ज्ञान। बच्चों को कैसे होता है पाठ्य विषयों का ज्ञान? देखिए आपकी जो सिलेबस होता है बच्चों का 8वीं 10वीं क्लास तक का, तो उसमें एक पुस्तक अलग से रखी जाती है नाटक की या एकांकी की। तो बच्चे जब उसको पढ़ते हैं, मतलब उनके किरदारों को पढ़ते हैं, भले ही व्याख्यान विधि से पढ़ रहे हो या फिर स्वयं पढ़ रहे हो, तो उनसे जो है उनको ये वाला अपने पाठ्य जो विषय है संबंधित, नाटक संबंधी, एकांकी संबंधित, तो उसके विषय में जानकारी मिलती है कि कैसे होता है ये। फिर ये अब आपका खत्म हो गया। नाटक शिक्षण के उद्देश्य देखते हैं कि कौन कौन से हैं नाटक शिक्षण के उद्देश्य। महत्व तो खत्म हो गया है। अब उद्देश्य आते हैं महत्व के बाद आपके, कि कौन कौन से उद्देश्य हैं नाटक शिक्षण के। तो सबसे पहले है साहित्य के प्रति रुचि उत्पन्न करना, नंबर 1 है। साहित्य के प्रति रुचि उत्पन्न करना। नाटक शिक्षण का पहला उद्देश्य है कि जो भी हमारा हिंदी साहित्य है उसके प्रति छात्रों में इंटरेस्ट पैदा किया जाए, रुचि पैदा किया जाए। और ये रुचि कैसे पैदा होगी? जब बच्चे उस नाटक की या एकांकी की जो उनके सिलेबस में रखा गया है उसके प्रत्येक नाटक को पढ़ेंगे, मन से अपनाएंगे, मन से पढ़ेंगे, कि इंटरेस्ट लेके पढ़ेंगे, जो शिक्षक बताएगा उसको ग्रहण करेंगे। और अगर मतलब क्लास में ही, कक्षा शिक्षण में ही अगर अभिनय प्रणाली का प्रयास कराया जाए, नाटकों में थोड़े बच्चों को कोई भी पात्र वगैरह बना दिया जाए उनसे इस तरीके से, तो और ज्यादा इंटरेस्ट जाएगा। तो जो साहित्य है हमारा उसके प्रति उनमें रुचि विकसित करना, ठीक है, नाटक शिक्षण से आएगा। फिर दूसरा है स्वस्थ मनोरंजन करना। अभी वो महत्व में भी था ये वाला पॉइंट। ठीक है। अब अगला उद्देश्य क्या है नाटक शिक्षण का, कि बच्चों में स्वस्थ मनोरंजन पैदा किया जाए। वो कैसे किया जाएगा? मतलब वो खुद क्लास में अभिनय प्रणाली के द्वारा जब नाटक करेंगे या शिक्षक द्वारा बताया जाएगा, विभिन्न मुद्राओं को बना के चेहरे की भाव भंगिमाओं के साथ उन्हें नाटक को प्रेजेंट किया जाएगा, प्रस्तुत किया जाएगा उनके सामने शिक्षक द्वारा। या शिक्षक ऐसा भी कर सकता है बच्चों को खड़ा करके अभिनय वगैरह करवाए, तो उनका मनोरंजन होगा, स्वस्थ मनोरंजन होगा। और दूसरा, जब वो रंगमंच पे उसकी प्रस्तुति देंगे तो और जो बच्चे देखने वाले हैं और भी लोग जो आएंगे वो उनका भी स्वस्थ मनोरंजन होगा, विशेषकर बच्चों का होगा। ठीक है। फिर आगे आपका है महत्व, छात्रों को अपने देश व समाज की बदलती हुई परिस्थितियों के से अवगत कराना। छात्रों को अपने देश की बदलती परिस्थितियों से अवगत कराना। ये भी शिक्षा का उद्देश्य है नाटक शिक्षण का, कि छात्र जो हैं उनको अपने देश की जो बदलती हुई परिस्थितियां हैं उनसे अवगत कराया जाए। कैसे?
देश और समाज में हर मतलब 1 साल बाद, 2 साल बाद, 10 साल बाद जो है परिस्थितियां होती हैं, सामाजिक होती हैं, आर्थिक होती हैं, राजनीतिक होती हैं, सांस्कृतिक होती हैं, बहुत तरीके की परिस्थितियां होती हैं। तो उनमें तो बदलाव आता ही है, स्थिर नहीं है, हमेशा जो है बदलाव ठहराव नहीं है उसमें। तो इन परिस्थितियों में हमेशा बदलाव आता रहता है, कुछ ना कुछ परिस्थितियां बदलती रहती हैं, सांस्कृतिक रूप से, सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से। तो नाटक और एकांकी शिक्षण के माध्यम से हम बच्चों को इन बदलती हुई सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक परिस्थितियों का ज्ञान प्रदान कर सकते हैं, उन्हें उनसे अवगत करा सकते हैं। ठीक है ना। फिर आगे है आपका छात्रों को आदर्श व्यक्तियों के, नंबर 4 है छात्रों को आदर्श व्यक्तियों के चरित्र चित्रण छात्रों को आदर्श व्यक्तियों के चरित्र चित्रण को नाटक के माध्यम से प्रस्तुत करना। देखिए इसका भी बड़ा महत्व होता है, जो पॉइंट्स याला हमने चौथा लिखा है कि छात्रों को आदर्श व्यक्तियों के चरित्र चित्रण को नाटक के माध्यम से प्रस्तुत करना। जो हमारे देश में महान महापुरुष हुए हैं, करेक्टर्स हुए हैं, जितने भी ऋषि मुनि, तपस्वी और भी अदर बहुत सारे नेता हैं, तो वो महान, तो उन लोगों के चरित्र को निभाकर बच्चों से, किसी को सुभाष चंद्र बोस बनाया, किसी को भगत सिंह बनाया, किसी को गांधी बनाया, किसी को दूसरे अदर जो स्वतंत्रता सेनानी है उनका किरदार दिया। तो इस तरीके से बच्चे ये जानेंगे नाटक का अभिनय करते समय कि वो कितने महान लोग थे जिन्होंने ऐसा चरित्र पाया, मतलब हमारे सामने प्रस्तुत किया है। तो जब बच्चे सारे मिलकर विभिन्न स्वतंत्रता सेनानियों का, महापुरुषों का अभिनय करेंगे तो वो ये क्या नहीं जानेंगे कि वो कितने महान थे। तो इस तरीके से छात्र आदर्श व्यक्तियों के चरित्र चित्रण को नाटक के माध्यम से प्रस्तुत करके भी उनकी महानता के विषय में जान सकते हैं। आगे है 5वां है भाव भंगिमाओं के विकास का अवसर देना। इसमें भी बहुत महत्व है, देना। किसको देंगे? भाव भंगिमाओं के विकास का अवसर किसको? छात्रों को। कैसे? कि रंगमंच में पर उनसे नाटक करवाए जाएं, तो विभिन्न जब किस किरदार को निभाएंगे, उनकी पोशाकें पहनेंगे, उनकी तरीके से सुभाष चंद्र का किरदार दिया गया है, सुभाष चंद्र बोस का, तो कोई बड़े जोश से, गर्मजोशी से हर डायलॉग, संवाद बोलेगा वो और किरदार निभाएगा उसका। ठीक है ना। तो इस तरीके से विभिन्न भाव भंगिमाओं का, चेहरे की मुख मुद्राओं का प्रयोग करने का अवसर छात्रों को नाटक करते समय मिलेगा। और नाटक 2 तरीके से करवाए जा सकते हैं, या तो रंगमंच पर प्रस्तुत करवाएं या फिर क्या करें, क्लास में, कक्षा प्रणाली में जो अभिनय प्रणाली है उसका यूज करें। नाटक पढ़ा रहा है शिक्षक तो क्या करें, 4, 5, 6 बच्चों को खड़ा करके किसी को झांसी की रानी बना दे, किसी को तात्या टोपे बना दे, किसी को कुछ बना दे, इस तरीके के किरदार दे के वो जो है अपनी अपनी पुस्तकों में से, तुम रानी लक्ष्मीबाई हो, तुम तात्या टोपे हो, रानी लक्ष्मीबाई का किरदार आएगा तो तुम लाइनें बोलोगे, तात्या टोपे का आएगा तुम बोलोगे, नाना साहब का आएगा तुम बोलोगे, ठीक है ना, विद्याधर का आएगा तुम बोलोगे। तो इस तरीके से
जब बच्चे मतलब करेंगे तो उन्हें आएगा, और जो देखने वाले अदर बच्चे हैं दूसरे जो क्लास में बैठे हैं उनको भी अच्छा लगेगा, है ना। तो इस तरीके से फिर है अगला पॉइंट है 5वां महत्व में आत्माभिव्यक्ति। आत्माभिव्यक्ति का अवसर देना। ये भी नाटक शिक्षण के द्वारा बच्चों को प्रदान किया जा सकता है कि जो जब वो एक्टिंग कर रहे हैं तो उनके अपने भी भाव हैं, अभिव्यक्ति है। बच्चा अच्छे करने के चक्कर में खूब अच्छी प्रेजेंटेशन देगा, खूब अच्छी प्रस्तुति देगा, उसमें प्रेजेंट करेगा उसे। किसी का भी किरदार अगर उसे दिया जाए तो अपनी पूरी भाव भंगिमाओं मुद्राओं के साथ वो उस चीज को प्रस्तुत करेगा। तो नाटक शिक्षण इस चीज का भी अवसर देता है। अब आपके उद्देश्य हो गए हैं। अब देखते हैं कि नाटक का चयन एवं गुण। नाटकों का चयन एवं गुण। क्या गुण होते हैं नाटकों में चयन करते समय, किन किन गुणों को देखना चाहिए? सबसे पहले है कथा वस्तु रोचक एवं प्रभावशाली हो। जब हम बच्चों से किसी नाटक का प्रस्तुतिकरण करवा रहे हैं, उसकी शिक्षा दे रहे हैं उन्हें, तो सबसे पहले ये ध्यान रखा जाए, इस गुण को ध्यान में रखा जाए कि नाटक की कथा वस्तु रोचक होनी चाहिए और प्रभावित करने वाली होनी चाहिए। तो नंबर 1 है कथा वस्तु रोचक एवं प्रभावशाली हो। ठीक है, तो क्या है, बहुत से नाटक ऐसे हैं जिनकी कथा वस्तु जो है ना बहुत अच्छी और प्रभावशाली होती है। जब हमारे ज़माने में एकांकी की बुक चलती थी तो बहुत अच्छे अच्छे नाटक थे उसके अंदर। उन नाटकों को कई बार पढ़ा था, इतनी बार कि गिनती भी याद नहीं रही थी। पन्ना धाय माँ का जो वो था नाटक एकांकी, उसको कई बार पढ़ा था। और उसको जो टीचर थी उनको उस अभिनीत भी रंगमंच पे करवाया था। किसी को पन्ना धाय बनाया था, किसी को सोना बनाया था, किसी को बलवीर बनाया था। तो इस तरीके से विभिन्न किरदार सौंप के कराता। तो ऐसे ही केवल पन्ना धाय नहीं, बहुत से किरदार ऐसे हैं जो मतलब नाटक ऐसे हैं जिनकी कथा वस्तु बहुत अच्छी है, प्रभावशाली है, रोचक है, देखने लायक है और जो मनोरंजन करने वाली है। तो पहला जो था कथा वस्तु रोचक और प्रभावशाली होनी चाहिए जब हम नाटक शिक्षण का चुनाव कर रहे हैं, नाटक का चुनाव कर रहे हैं। दूसरा, विषय वस्तु में हितोपदेश की भावना हो। विषय वस्तु में हितोपदेश, जानते हैं हितोपदेश क्या होता है? हितोपदेश की भावना हो। ठीक है, विषय वस्तु ऐसी होनी चाहिए, उसमें जो भी कथा हो, कहा मतलब नाटक के अंदर, वो ऐसी होनी चाहिए जिससे कोई हमें उपदेश मिले, जो दूसरों को कोई ना कोई उपदेश दे जाए, किसी के सामने संदेश छोड़ जाए, मॉरल छोड़ जाए। तो इस तरीके से हितोपदेश की भावना उसके अंदर होनी चाहिए। जैसे वो हमने पन्ना धाय वाला नाटक आपको बताया, उससे हमें क्या उपदेश मिलता है? त्याग और भावना का, समर्पण का, कि किस तरीके से धाय माँ ने, पन्ना ने अपने
अपने मतलब उसके उदयवीर के लिए, जो राजा का लड़का था उसके लिए अपने लड़के चंदन का बलिदान कर दिया, उसको मरवा दिया, लेकिन उफ तक नहीं करी। उसकी समर्पण, त्याग की भावना ये बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। और एंड में तो एक समय ऐसा भी आता है कि आंखों से आंसू तक निकल जाते हैं देखने वाले के, इतना भाव विभोर और मतलब मर्म स्पर्शी जो है नाटक है। तो इस तरीके से दूसरों को उपदेश देने वाला नाटक होना चाहिए। फिर तीसरा है इसमें उदात्त चरित्र वाले पात्र। तीसरा उदात्त चरित्र वाले पात्र हों। उदात्त चरित्र माने ऊंचे चरित्र वाले, ठीक है। ऊंचे मतलब उनका चरित्र, जो भी पात्र इसमें नाटक जिसका भी मंचन कराया जा रहा है, उसके पात्र ऐसे होने चाहिए जो ऊंचे चरित्र वाले हों, जिनका ऊंचा चरित्र हो, ठीक है। ऐसा चरित्र जब होगा तो बच्चों को कुछ ना कुछ शिक्षा मिलेगी कि हमें भी वैसा बनना चाहिए। आगे है आपका सरल शैली, भाषा शैली। नाटक की अगर भाषा शैली हो तो वो सरल होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि बहुत ज्यादा क्लिष्ट शब्द उसमें होंगे, कठिन भाषा का यूज करा जाएगा, तो बच्चे ना तो संवाद बोलते समय मतलब उसको एक फ्लो में, एक निरंतर फ्लो में, गति में नहीं बोल पाएंगे, और फिर बार बार उनको वहां पे दिक्कत आएगी, ठीक है। और सुनने वाले भी हैं, हो सकता है कि उनमें से भी बहुत से बच्चे और बड़े ऐसे हों जिनको उन क्लिष्ट शब्दों का अर्थ समझ में ना आए। तो कैसी भाषा होनी चाहिए? सरल होनी चाहिए, बिल्कुल सरल भाषा होगी, डायलॉग भी, संवाद भी अच्छे से बोले जाएंगे, समझने में भी अच्छी तरीके से आएंगे। फिर है सामंजस्यता। अगला है 5वां पॉइंट, गुण में सामंजस्यता। अगला पॉइंट है आपका सामंजस्यता। इसमें क्या है, जिस भी पात्र को नाटक करते समय, जिस भी पात्र को मतलब ऐसे बच्चों को, शिक्षक को पता होना चाहिए नाटक करवाते समय कि ये बच्चा जो है वो मतलब मेन किरदार कर लेगा, ये क्लास में ये लड़की है, ये पन्नाधाय का रोल कर सकती है, और उसमें अच्छी तरीके से उसके अनुकूल कर सकती है, सामंजस्यता बिठा सकती है। ये बच्चा है, ये सोना का रोल कर सकता है, ये है राणा सांगा का रोल कर सकता है। तो बहुत सारे किरदार हैं उसमें, तो हर बच्चे को करवा के देखे, रिहर्सल करवा के देखे, जो जिसके अनुकूल दिखे उसको वो पात्र सौंपना चाहिए, जो कि पात्र के साथ बहुत अच्छी तरह सामंजस्य बिठा सके। तो नाटक शिक्षण करवाते समय इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए। फिर है चयनित नाटक इस तरह अनुकूल हो। छठा पॉइंट है इस तरह अनुकूल। ठीक, जिस नाटक का चयन हम कर रहे हैं तो हमें ये देख लेना चाहिए कि जिन भी बच्चों के लिए किया जा रहा है, छोटे बच्चों के लिए किया जा रहा है, तो उनके स्तर के अनुकूल है कि नहीं है। वो ये है कि छोटे बच्चों को, LKG UKG या फर्स्ट के बच्चों को आप बहुत ही ऐतिहासिक साहित्यिक नाटक प्रस्तुति करने हैं, उनके कुछ समझ में नहीं आएगा। अगर छोटे बच्चे हैं तो उनके स्तर के अनुकूल करके, जो पशु पक्षी हैं, ये हैं, इस तरीके के जो नाटक हो छोटे वो करने चाहिए। तो मतलब प्राथमिक स्तर पर, माध्यमिक स्तर पर, उच्च स्तर पर, तो स्तर के अनुसार जो है वो नाटक का मंचन करना चाहिए। फिर है भाषा शैली में स्वर अनुकूलता। 7वां और लास्ट पॉइंट है इसमें स्वर अनुकूलता। जब नाटक का शिक्षण करवाने, नाटक का मंचन करने के लिए जिस नाटक का चुनाव करता है, तो उसमें यह भी गुण होना चाहिए कि जब पात्र जो है, नाटक की जो भाषा शैली है, वो छात्रों के स्वर के अनुकूल हो, बच्चे उसे बोल सकें,
ठीक है, बच्चे जो हैं जो नाटक करेंगे वो उस भाषा को बोल सकें, तो ऐसे नाटक का चुनाव करना चाहिए। अब जो है आपका एक इसमें रह गया है, और मतलब 2 पॉइंट और रह गए हैं। एक तो विधियां क्या है नाटक शिक्षण की, और नाटक करते समय कौन कौन से, मतलब नाटक शिक्षण में कौन कौन से पाठ आते हैं। तो ये जो है वो हम अगले टर्म पर कंटिन्यू करेंगे। 2 बिंदु रह गए हैं इसके। आज के लिए बस इतना।